राहुल की सैलरी थी 45,000 रुपए। कंपनी का इंश्योरेंस था 3 लाख रुपए का। सब सॉर्टेड था। फिर एक दिन उसके पापा को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल का बिल आया 8,40,000 रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, सर आपकी जो रूम रेंट की लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है, हम मैक्सिमम आपको 2,10,000 रुपए पे कर पाएंगे। मतलब जैसे तैसे मैनेज करके राहुल को 6,10,000 रुपए अपनी पॉकेट से पे करना पड़ा। अब वो उसने चाहे अपनी सेविंग्स से किया हो या किसी फ्रेंड या रिलेटिव से उधार लेके। और ये स्टोरी सिर्फ राहुल की नहीं है। लोकल सर्कल्स के नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 4 से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स या तो रिजेक्ट होते हैं या पार्शली अप्रूव होते हैं। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस उस दिन सबसे ज्यादा तुम्हारे काम नहीं आएगा जिस दिन इसकी जरूरत तुम्हें सबसे ज्यादा होगी, और इसे कैसे फिक्स करना है। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस कंप्लेंट्स 41% बढ़ गई हैं सिर्फ एक साल में। 1,37,000 कंप्लेंट सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तुम्हारा इंश्योरेंस तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। आज मैं बताऊंगा क्यों। अगर तुम सैलरीड हो, 22 से कुछ 35 साल के आसपास की एज ब्रैकेट में हो और ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी कंपनी का इंश्योरेंस है, तुम्हें क्या टेंशन, तो ये वीडियो खासकर तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं 5 डेडली मिस्टेक्स एक्सपोज करूंगा जो ऑलमोस्ट हर सैलरीड इंसान करता है, और ये मिस्टेक्स तुम्हारी पूरी सेविंग्स एक रात में खत्म कर सकती हैं। सिर्फ फैक्ट्स, सिर्फ डेटा और तुम्हारा फायदा। 2026 के डेटा के हिसाब से इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन करीब 11.5% है। मतलब करीब हर 6 साल में हॉस्पिटल बिल्स डबल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी सैलरी इंक्रीमेंट 7 से 8%। तो गैप तो बढ़ता ही जाएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं देखता हूँ, लोग सोचते हैं मेरी कंपनी ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस करवा के दिया है 3.5-4 लाख का, सब सॉर्टेड है। भाई 3 प्रॉब्लम्स है कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस में। फर्स्ट प्रॉब्लम, भाई जॉब गई तो इंश्योरेंस भी गया। जिस दिन आप अपनी कंपनी की जॉब छोड़ते हो उसी दिन आप अपनी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से बाहर निकाल दिए जाते हो, आपकी कवरेज वही बंद हो जाती है। IRDA का खुद का डेटा है, 47% इंश्योर्ड इंडियंस सिर्फ एम्प्लॉयर के ग्रुप कवर पे डिपेंडेंट है। मतलब जॉब गई तो इंश्योरेंस भी गया, और नई जॉब मिलने से पहले अगर कुछ हो गया तो उसका कोई भी कवर नहीं है, सारा खर्चा अपनी जेब पे। प्रॉब्लम नंबर 2, सम इंश्योर्ड बहुत कम होती है। देखो नॉर्मली जो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर्ड होते हो, जो कंपनी आपको देती है, उसमें आपका नॉर्मली सम इंश्योर्ड 3 से 5 लाख रुपए का होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जो हायर भी देती हैं, बट लार्जली जो कंपनीज देती हैं वो 3 से 5 लाख रुपए तक का कवर देती हैं। और दिल्ली जैसे शहर में एक नॉर्मल 3 से 4 दिनों के हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो 1.5 लाख रुपए से लेके लगभग 2.5-3 लाख रुपए तक का होता है। उसमें भी अगर लेट से कोई मेजर सर्जरी है, जैसे हार्ट की सर्जरी हो गई या कोई कैंसर की सर्जरी हो गई, फिर तो वो अमाउंट इतनी ज्यादा हाई होती है कि आप पूछो भी मत। आपका कंपनी वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कभी कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेजर सर्जरी की ट्रीटमेंट की जो वैल्यू होती है ये बहुत ज्यादा हो सकती है। कभी कभी तो 50 लाख से 80 लाख रुपए तक जा सकती है। एडवांस ट्रीटमेंट की कॉस्ट 5 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक ऑन एन एवरेज हो सकती है, और बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट 30 लाख से 50 लाख या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। प्रॉब्लम नंबर 3, तुम्हारी कंपनी के इंश्योरेंस प्लान में ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सारी फैमिली प्रॉपर्ली कवर्ड हो। बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसी के अंदर पेरेंट्स कवर्ड नहीं होते। वाइफ और बच्चे हैं पर पेरेंट्स अपना देखो, और पेरेंट्स की एज ज्यादा होने की वजह से उनकी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? जो आपको अपनी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिल रहा है उसको बोनस समझो, प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं। तुम्हें अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। जनरली रिकमेंडेड अमाउंट होती है 10 से 15 लाख। मिनिमम टू मिनिमम भी अगर लेना है तो भी एटलीस्ट 5 लाख का तो होना ही चाहिए, बट रिकमेंडेड 10 से 15 लाख रुपए है, और ये जितनी जल्दी लोगे उतना ही सस्ता पड़ेगा। देखो रफली बताऊं तो करीब 25 साल की एज में एक 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम इंश्योरेंस कवर लगभग 5 से लेके 8,000 रुपए पर ईयर का पड़ सकता है। 35 साल की एज में वही कुछ 12 से 15,000 रुपए हो जाता है, और 45 साल के बाद जनरली 25,000 प्लस का हो जाता है। तो जल्दी लो, सस्ता पड़ेगा। अब दूसरी मिस्टेक, ये और भी डेंजरस है, क्योंकि ये तब पता चलती है जब तुम हॉस्पिटल के बेड पे होते हो। तुमने पॉलिसी ली 10 लाख रुपए का कवर, बहुत अच्छा, हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट हुआ 4 लाख रुपए का। तुम्हें लगता है कि भाई मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, 10 लाख का कवर है, 4 लाख का खर्चा है, सब इंश्योरेंस कवर कर लेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर बिल आता है, इंश्योरेंस कंपनी ने 4 लाख रुपए के बिल में से सिर्फ 2.5 लाख रुपए अप्रूव किया, 1.5 लाख रुपए आपके अपने पॉकेट पे। पर क्यों? बहुत सारे कारण। जो सबसे मेजर रीजन होता है वो होता है रूम रेंट कैपिंग। देखो समझो, जितनी भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज इंडिया में चलती हैं मोस्टली सब में सिमिलर एक्सक्लूजन, सिमिलर टर्म्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज के अंदर ये कंडीशन होती है कि जो रूम रेंट होता है वो कैप्ड होता है, जनरली 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड पर डे, और एक मैक्सिमम अमाउंट होती है कि मैक्सिमम 5,000, मैक्सिमम 10,000 पर डे, विच एवर इज लोअर। अब आपके केस में आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का है, उसमें 1% पर डे के हिसाब से हो गया 10,000 रुपए।
यानी इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम जो आपके हॉस्पिटल का रूम रेंट है वो आपको 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं देगी। चाहे वो कमरा आप 15,000 रुपए का ले लो, चाहे आप 20,000 रुपए का ले लो, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 10,000 रुपए उसमें आपको देने हैं, बाकी आपके अपनी पॉकेट के ऊपर है। और नॉर्मली मुंबई, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज के अंदर आज की डेट में जो एवरेज हॉस्पिटल के रूम रेंट्स हैं वो 15 से 20,000 रुपए पर डे के होते हैं एक ठीक ठाक हॉस्पिटल के। तो मैक्सिमम अलाउड लिमिट तुम्हारी 10,000 रुपए है, तुमने 15,000 रुपए का रूम ले लिया तो 5,000 रुपए तुम्हारी अपनी पॉकेट के ऊपर आएगा। और हाँ, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ रूम रेंट नहीं काटती, वो इसके साथ जितने भी एसोसिएटेड चार्जेस हैं सबको प्रोपोर्शनेटली काट लेती हैं। मतलब सर्जन फीस, हॉस्पिटल चार्जेस, ओटी चार्जेस, मेडिसिन चार्जेस, सब कुछ रफली 33% आपका रूम रेंट के हिसाब से ही वो कट हो जाएगा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूम रेंट लिमिट्स, सब लिमिट्स और को पे क्लॉजेस 2025 के अंदर सबसे बड़े रीजंस हैं आपके क्लेम के पैसे कटने के पीछे। तो क्या करना है, पॉलिसी लेने से पहले चेक करो। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज विदाउट एनी रूम रेंट कैपिंग के भी आती हैं। वही वाली पॉलिसी आप लो जिसके अंदर रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग ना हो, या अगर रूम रेंट कैपिंग है भी तो चेक करो उसके अंदर जो अलाउड अमाउंट हो वो काफी हाई होनी चाहिए, 20,000 25,000 पर डे के हिसाब से होनी चाहिए, या एटलीस्ट 5 to 10% पर डे के हिसाब से होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 1%। साथ में ये भी चेक करो कि आईसीयू चार्जेस पे, मेडिसिन चार्जेस पे, सर्जन की जो सर्जरी के चार्जेस हैं उसके ऊपर, ऑपरेशन थिएटर के जो चार्जेस है उसके ऊपर, इन सब के ऊपर कोई कैपिंग तो नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी लाइन तुम्हारे लाखों रुपए बचा सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस में 41% तक कंप्लेंट बढ़ी है, 1,37,000 कंप्लेंट्स। इसका मतलब ये है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं या पार्शियली सेटल हो रहे हैं, पर तुम वो मत बनो। तीसरी मिस्टेक, लोग अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और सोचते हैं बस पॉलिसी ले ली, आज से ही मैं कवर्ड हूँ। नहीं भाई, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर वेटिंग पीरियड्स होते हैं। 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड, पहले 30 दिन में कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्सीडेंट का कवर मिलेगा। फिर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है कुछ खास डिजीजेस के लिए, जैसे हर्निया, किडनी स्टोन, साइनस वगैरह, ये 2 साल के बाद ही कवर होती है। मैक्सिमम 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए। पहले ये वेटिंग पीरियड 3 साल की जगह 4 साल तक का होता था, पर अप्रैल 2024 में आईआरडीए ने इसको कम करके 3 साल तक कर दिया। और ये 3 साल वाला वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए होता है, यानी अगर इंश्योरेंस लेने से पहले से आपको अगर कोई बीमारी है तो उसकी वजह से अगर कोई क्लेम आता है तो वो पॉलिसी में 3 साल तक कवर नहीं होगा, चौथे साल से कवर होगा। और आपको ये इंश्योर करना है कि हर साल आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले आप नई पॉलिसी लेके उसको रिन्यू करवा लें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को, क्योंकि अगर बीच में गैप आ गया तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वाला जो टेन्योर आपका कम हो रहा है ये कम होना बंद हो जाएगा और फिर आपको 3 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। आईआरडीए का एक और फाइनेंशियल ईयर 2025 का डेटा कहता है कि जो टोटल क्लेम सेटल हुए वो तो 87% थे, पर जो वैल्यू ऑफ क्लेम पे हुए वो सिर्फ करीब 71% थे। इसका ये मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा नंबर ऑफ क्लेम्स तो सेटल कर रही हैं, पर जितना एक्चुअली खर्चा हुआ उतने पैसे नहीं दे रही हैं, यानी जो क्लेम वैल्यू है वो पार्शियली सेटल हो रहे हैं। रूम रेंट कैपिंग, सब लिमिट्स, कोपे, ये सारे रीजंस हैं आपके क्लेम के पैसे कटने के पीछे के। तो क्या करना है, 2 चीजें। पहला तो मैंने जैसे बताया, हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी लो, जितनी जल्दी लोगे उतना कम प्रीमियम पड़ेगा और मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स उसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, हर कोई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक क्वेश्चनर फिल करवाती है, साथ में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपकी पुरानी मेडिकल कंडीशन के बारे में, आपकी करंट लाइफस्टाइल के बारे में, कि आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, प्रीवियस कोई सर्जरी की हिस्ट्री रही है। इंश्योरेंस कंपनी से कभी भी ये चीजें मत छुपाओ। इवन छोटी से छोटी हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी अगर वो 4 घंटे की भी रही हो वो जरूर बताओ। इंश्योरेंस के रूल्स के हिसाब से एक नॉन डिस्क्लोजर का क्लॉज होता है, उसके तहत इंश्योरेंस कंपनी को अगर लगता है कि आपने पॉलिसी लेने से पहले मटेरियल इंफॉर्मेशन कोई भी छुपाई है तो क्लेम के टाइम पे वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। उनके पास लीगल राइट होती है इस चीज की, और इंश्योरेंस कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम इस राइट को एक्सरसाइज करके क्लेम रिजेक्ट करती है या क्लेम की वैल्यू को कम कर देती है, क्योंकि उनको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं। तो आपको ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छुपानी है। हाँ, हो सकता है आपका प्रीमियम थोड़ा सा लोड हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, दैट इज ओके, बट आप लाखों रुपए के बिल से एटलीस्ट सेफ रहोगे। और इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी लेने से पहले और क्लेम के टाइम पे जो भी आप पेपर्स दो, जो भी उनके साथ कम्युनिकेशन करो, सब राइटिंग में करो। हर एक डॉक्यूमेंट का एक कॉपी या फिर एक रिकॉर्ड रखो अपने पास। अब हमने 3 मिस्टेक्स समझ लिए, अब बात करते हैं कि एक्चुअली क्या एक्शनेबल्स हैं जो आपको करने चाहिए। मिस्टेक 4, फैमिली फ्लोटर की मिसअंडरस्टैंडिंग। अक्सर लोग फैमिली फ्लोटर प्रोडक्ट को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोगों को लगता है कि 10 लाख रुपए का कवर ले लिया
उसके अंदर सारे फैमिली मेंबर्स कवर करवा दिए, तो हर किसी का 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। तो लेट्स से पॉलिसी के अंदर आपने 6 मेंबर्स को कवर करवाया है, तो 10-10 लाख के हिसाब से ओवरऑल तो सम इंश्योर्ड 60 लाख होना चाहिए, पर है 10 लाख रुपए ही। क्यों? क्योंकि ये 10 लाख रुपए जो है ये फ्लोटिंग सम इंश्योर्ड है, ये हर एक मेंबर के ऊपर एक कॉमन 10 लाख रुपए फ्लोट करता है। और लेट्स से किसी मेंबर की हॉस्पिटलाइजेशन हुई, उसमें इसने से 3 लाख रुपए यूज कर लिया, तो जो सम इंश्योर्ड बचेगी वो 7 लाख रुपए ही बचेगी, फिर वो सबके ऊपर फ्लोट करेगी। तो हर किसी की इंडिविजुअली 10 लाख रुपए की सेपरेट लिमिट नहीं है, ये एक कॉमन लिमिट होती है जो सबके ऊपर फ्लोट करती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्लेम के बाद कुछ पॉलिसीज के अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है कि जितनी अमाउंट से आपका सम इंश्योर्ड कम हुआ है, आप या तो कुछ पैसे देके या कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बचे हुए फैमिली मेंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ना कि उसके लिए जिसका क्लेम आया था। तो आपको अपनी पॉलिसी और अपनी पॉलिसी के टर्म्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सोच समझ के, चीजों को समझ के अगर आप क्लेम डालोगे तो आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज किस लिमिट तक कवर्ड है, आपको कैसे प्लान करना है फाइनेंशियली, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। आपके ऊपर कोई एक सडन लायबिलिटी नहीं आएगी। इंश्योरेंस लेने के बाद जब आपकी पॉलिसी आपके पास आती है, तो 1-2 घंटे लगा के अपनी पूरी पॉलिसी को डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर्ली पढ़ो। कहीं कोई कंफ्यूजन है उसको हाईलाइट करो और उसको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ ईमेल के ऊपर राइटिंग में कंफर्म करो। और कवरेज बढ़ाने का एक बोनस तरीका बताता हूँ, जहाँ पे प्रीमियम कम से कम लगेगा और कवरेज ज्यादा से ज्यादा होगी। लेट्स से आपको 20 लाख रुपए तक की एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, जिसमें आप 20 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड चाहते हो। अब वैसे अगर आप 20 लाख रुपए की पॉलिसी लेने जाओगे तो हो सकता है आपको 30,000, 35,000 रुपए, 40,000 रुपए तक की पड़ेगी। तो 40,000 पे करने से बेटर है कि आप सारे मेंबर्स के लिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले लीजिए। उसमें आपका प्रीमियम करीब 20-22 हजार रुपए आएगा। फिर आप उसी कंपनी से एक सुपर टॉप अप पॉलिसी ले लीजिए, जिसका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए होगा। यानी ये पॉलिसी आपकी इस 10 लाख रुपए की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी, इसके ऊपर एक टॉप अप पॉलिसी बन जाएगी 10 लाख रुपए की। आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर अगर क्लेम 10 लाख रुपए क्रॉस करेगा तो वो क्लेम ऑटोमेटिकली उस पॉलिसी के अंदर ट्रिगर हो जाएगा। तो आपकी टोटल कवरेज हो गई 10 लाख प्लस 10 लाख यानी 20 लाख रुपए की। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो आप ये सुपर टॉप अप पॉलिसी लोगे, ये आपको बहुत ही सस्ते में 2-2.5 हजार रुपए में पड़ जाएगी। तो आपका ओवरऑल 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस करीब 24-25 हजार रुपए में हो जाएगा, जो वैसे 40 हजार रुपए का पड़ रहा था आपको। पांचवा और सबसे कॉमन मिस्टेक, पॉलिसी ली, प्रीमियम भरा और पॉलिसी डॉक्यूमेंट आने के बाद कभी उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को खोल के देखा ही नहीं कि बस जी इंश्योरेंस करवा लिया, प्रीमियम भर दिया, पॉलिसी आ गई है, मैं कवर्ड। भाई सबसे पहले आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस परचेज करने वाले हो, उस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो, उसकी क्लेम्स रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जाके चेक करो। वो अगर 90% है तो अच्छा है। फिर उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके उसके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ लो कि उसके अंदर क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, कौन सी चीज किस लिमिट तक कवर्ड है, कितनी वेटिंग पीरियड है, क्या रूम रेंट है, क्या कोपे है। और ये सब पढ़ के समझने के बाद अगर आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो पॉलिसी आने के बाद जैसे मैंने बताया उसको 1-2 घंटे लगा के थरोली चेक कर लो। सारी डिटेल्स उसमें, नाम, एज, सब कुछ करेक्ट है कि नहीं है, उसके अंदर जो एक्सक्लूजन्स या जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी आपने जो एक्सपेक्ट करके लिया था वही है कि नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो इंश्योरेंस कंपनी से राइटिंग में वो चीज अग्री करवाओ ईमेल के ऊपर। वर्बल एग्रीमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करेगी, आपको राइटिंग में उनके साथ अग्री करवाना होगा कि लेट्स से क्लेम के टाइम कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपके पास एक लीगल एक्शन लेने का राइट हो, आपके पास एविडेंस हो। और जनरली पॉलिसी के पीछे जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत हुई है, जिसमें आपने अपनी हेल्थ कंडीशन वगैरह उनको डिस्क्लोज करी है, उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसको भी अच्छे से एनालाइज करो कि कहीं उन्होंने किसी सवाल का जवाब गलत तो कैप्चर नहीं किया है। अगर गलत कैप्चर किया है उसको इमीडिएटली राइटिंग में इंश्योरेंस कंपनी को आप डाल दीजिए उनके रिकॉर्ड्स के लिए। इससे आपका क्लेम्स का जो केस है वो वाटर टाइट होगा और आपकी 90% तक प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएंगी। देखो, सच्चाई तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस अपने आप में एक बहुत बोरिंग सा टॉपिक लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये ना हो तो एक रात में आपकी 5 से 10 साल की सेविंग्स उड़ सकती हैं, क्योंकि कई बार हेल्थ इमरजेंसी बिना बताए आती है और लेट से जरूरत के टाइम में आपके रिलेटिव्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने आपको पैसे देने से मना कर दिया तो क्या करोगे? इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आइडली 10 से 15 लाख रुपए की होनी चाहिए आपके पास पॉलिसी। बट अगर बहुत ही ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी कोशिश कीजिए 3 से 5 लाख रुपए की मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास हो, और जितनी जल्दी हो सके उसकी लिमिट फिर बढ़वाइए। जैसे भी आपके पास पैसे अवेलेबल होते हैं उसकी लिमिट आप बढ़वा के एटलीस्ट 10 लाख रुपए की करवा के रखो। HDFC अर्गो की एक रिपोर्ट के हिसाब से आज की डेट में इंडिया में 61% जेनजी और मिलेनियल्स
हेल्थ इंश्योरेंस को एक्चुअली एक प्रायोरिटी मान रहे हैं। तुम अगर इन 61% में से एक हो तो एक स्मार्ट चॉइस कर रहे हो, और अगर नहीं हो तो आज से ही शुरू करो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और हर उस मेंबर के साथ शेयर करो जो आपको लगता है कि अपनी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, शायद उसको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पैसा संभालो। बाय बाय, जय हिंद।